लास्ट टर्न पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा दिया है और आपको कोलिजन थ्योरी में इतनी बात पता चल गई है कि व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन, और वो दो फैक्टर्स पे काम कर रहा है। पहला फैक्टर क्या है सर, बोलो। पहला फैक्टर क्या पार करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा एनर्जी बैरियर। और जो कोलिजन्स इन दोनों बैरियर्स को पार कर ले जाएंगे, इन दोनों बैरियर्स को पास कर ले जाएंगे, वही रिएक्शन के रेट में अपना इफेक्ट डालेंगे, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन में, वो इफेक्टिव कोलिजन की कैटेगरी में आएंगे। अब सर इसी में कुछ थ्योरीज हैं। क्या लास्ट टर्न पे ये पढ़ा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, इसका जो फैक्टर है सर, वो एक मेजर फैक्टर है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब पहाड़ की ऊंचाई है सर, वो जितना कम होगी उतना ज्यादा, उतनी जल्दी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी इफेक्टिव कोलिजन करने की कैटेगरी जो है वो बढ़ जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो पहला हेडिंग अब डालिएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं सर। तो पहले तो एक डायग्राम है, उसको बना लीजिए, उसके बाद उसके आगे की बातचीत करते हैं। पहला है वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स की संख्या को बता रहा होगा कि किस समय कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं सर। और एक्स एक्सिस पर हम लोग रख रहे हैं एनर्जी को, एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं एनर्जी को। चलें सर, जो डायग्राम इन्होंने बनाया है वो डायग्राम कुछ ऐसा है। कुछ ये है सर, बनाइए। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल का जो ग्राफ है सर, वो मैक्सवेल ने कुछ ये दिया है सर। यहां पर दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। एक पॉइंट ले रहे हैं E1, एक पॉइंट यहां पर ले रहे हैं E1, और एक पॉइंट सर यहां पर ले रहे हैं E2। साइड में यहां लिख दे रहे हैं कि E1 एंड E2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट को, थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आराम से सुनिए, नहीं विकेट गिर जाएगा आपका। कल आपको जितना समझ में आया है आज सब गायब हो जाएगा। हाँ हाँ, इस थ्योरी का यही खेल है, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करिएगा। इसका मतलब E1 क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। E2 क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ग्राफ से एक बात पता चल रही है कि E2 E1 से क्या है, ज्यादा है सर। तो मैं यहां पर वही बात लिख दे रहा हूं कि E1 जो है वो लेस देन E2 है। एक छोटी सी बात हमको ये बताइए, इस ग्राफ को देखे, उसने अपना ग्राफ दे दिया सर और उसने कुछ देखा समझा होगा, वो हमको बताना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि जब थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक सेकंड में खेल तमाशा खत्म भी हो जाएगा यहाँ पे, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो E1 है, यानी कि कम है सर, तो उस टाइम पर अगर हम इस ग्राफ को टच करें यहाँ पे, तो क्या हमको ये दिख रहा है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल जो है उनका जो फ्रैक्शन है वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है। तो वो एरिया आपको देखने में
क्या ये ऑरेंज वाला पार्ट नजर आता है? बोलो सर, आ रहा है सर? तो क्या इतना एरिया है? अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी का जो मामला है सर, वो कितना है? E1 है। लेकिन सर अगर E2 हो गया, वही चीज अगर यहां पर क्या हो जाए, E2 हो जाए, तो अगर वो चीज E2 हो गई तो आपको यहां जाके कट करना पड़ेगा। और अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां डॉट दिखाऊं, तो ये ऑरेंज वाला तो पुराना मामला था। अब क्या ये वो एरिया है या वो इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं? तो संख्या कम हो गई या बढ़ गई है? क्योंकि क्या बढ़ गया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? पहाड़ की ऊंचाई। अगर पहाड़ की ऊंचाई बढ़ गई तो इसका मतलब है कि अब कम मॉलिक्यूल्स, जहां पे कल क्लास खत्म की थी, यानी कि अब कम मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन की कैटेगरी में आएंगे। वो यही बोल रहा है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शंस हैं जो आसानी से हो जाएंगी? जिनमें इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो रहा हो। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो रहा हो तो क्या चीज कम होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। मामला पकड़ में आया या नहीं आया? डायग्राम बनाइए फिर लिखाया जाए। इसी को बोला गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा गया है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके पॉइंट लिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। यहां पर इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम रहेगी जिस रिएक्शन के लिए, वहां पर उस रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अगर ज्यादा रहेगा तो इसका सीधा सा मतलब है सर कि यहां पर रिएक्शन का रेट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जिस समय थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा होगी जिन रिएक्शंस के लिए, उनमें इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम रहेगा। इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल अगर कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा। क्लियर है मामला? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, जो कल बात हो रही थी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी कम इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सवेल के हिसाब से, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी कम, मतलब इस ग्राफ में E1 से। E1 की वैल्यू अगर है तो ज्यादा, कम है ETH, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। इसी का उल्टा क्या होगा सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी ज्यादा, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्राफ में E2 से। सिंपल कहानी है सर। तो इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एरिया बता रहा है ग्राफ का। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? उसी के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। साइड में लिख लीजिए, फिर लिखाते रहेंगे मस्त आराम से। ये कंसेप्ट है, कहानी खत्म। अब ये क्यों होता है इसकी बात करेंगे। एक एक करके ग्राफ वाइज भी चीजों को पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि ये अभी सीख लीजिए, बाद में तो इसको स्किप करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। कठिन वठिन है नहीं, क्लियर कट समझा दिया है। डायग्राम देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो है, या एरिया अंडर द ग्राफ जो है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स जो है उनकी संख्या क्या है। यहाँ पे ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो तब का है जब आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कम था, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ा दी है, यानी E2 कर दी। लिखिएगा सर। According to Maxwell, according to Maxwell, it's plotted a graph between, according to Maxwell, it's plotted a graph between number of effective collision molecules, number of effective collision molecules
and energy. Point number 1, those molecules, जितना पढ़े हो कल और आज का कहानी लिखा रहे, those molecules which have sufficient energy, those molecules which have sufficient energy and proper orientation are known as effective collision molecules. Are known as effective collision molecules. यहां sufficient energy वाला मामला वही एनर्जी बैरियर वाला है ना. पॉइंट नंबर 2, if value of थ्रेशोल्ड एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी ब्रैकेट में लिखोगे ETH ऑब्लिक इसी को बेटा EB भी बोला जाता है, यानी एनर्जी बैरियर. ऑब्लिक EB इज लो में कौन सा लेओगे आप आंसर यहां पे E1, तो लिखिएगा ब्रैकेट में E1 जो रिप्रेजेंटेशन है. देन फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स, then fraction of number of effective collision molecules is high, so fast rate of reaction. बोल बता भी दिया, लिखा भी दिया, पैराग्राफ चेंज. if value of EB ऑब्लिक ETH, if value of EB ऑब्लिक ETH, ब्रैकेट में वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है E2, ब्रैकेट में लिखो E2 is high, then fraction of effective collision molecules, then fraction of effective collision molecules is low oblique less, so rate of reaction is slow. यानी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर, आराम से काम हो रहा है, क्लियर है मामला. अच्छा, मैंने पहला ग्राफ इफेक्टिव कोलिजन वाला क्यों बना दिया, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में ठीक ठाक बैठता है. इसने एक ग्राफ और बनाया जिसमें इसने सारे मॉलिक्यूल्स को लिया, यानी जो फेल हो रहे थे उनको भी हमने यहां पर कंसीडर किया है. तो ग्राफ नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी ग्राफ. बातचीत मत करिए वरना ऐसा पढ़ा दूंगा कि नहीं आएगा. हमारे ही हाथ में है सब कुछ. तुमसे कहा है कि किसी दिन कहो तो ट्राई कर दें. नहीं साले, वो हमारे लिए, हम खुद ही नहीं करेंगे. हमारे लिए टेंशन है, तुमको क्या है, मुंह फैला खड़े हो जाओगे सर जी नहीं आया. क्योंकि देखो होता क्या है, बात बताएं, सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो ज्यादा प्यार करता है आदमी, गुस्सा भी उसी से सबसे ज्यादा होता है. यानी जिस सब्जेक्ट में, हाँ प्यार समझ में आता होगा तुमको, हो मत करो, नहीं मैक्सवेल गुस्सा हो जाएगा, अभी कुछ गड़बड़ा जाएगा मामला. और दूसरी बात सुनना, इसीलिए क्या होता है, जैसे हमारे सब्जेक्ट में हम ये मानते हैं, जैसे जरा सा तुम्हें कुछ नहीं आया तो तुम तुरंत खड़े हो जाते हो कि ये वाला नहीं आ रहा है हमको. तो हमको इसमें खराब नहीं लगता है, हमें अच्छा लगता है कि चलो जिसमें आदमी को आता है उसी में थोड़ा सा लगता है कि कोई चीज नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर ले. जिसमें नहीं आता है उसमें क्या तुम्हें पता है,
तुम्हें मालूम है सब मोह माया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। और आधे लोगों ने तो, मैं क्या बता रहा हूं, ये बड़ी अच्छी बात है सर, जितना आप अभी तक आ रहे हैं, मतलब आपके सिलेक्शन की पहली सीढ़ी जितने लोग बैठे उन्होंने पार कर ली। कुछ है लोग बेचारे जो मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहे, मजबूरी मतलब उनके घर में कोई परेशानी या किसी वजह से चले गए। बाकी जो मगरमच्छ है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो अपने ही तालाब यानी अपने ही रूम में लोटे हुए हैं, पड़े हैं आराम से, और कोई मतलब है नहीं है। मगरमच्छ को तुमने देखा होगा, अगर तुम चिड़िया घर गए हो तो ऐसे मुंह खुला रहता है। मुंह खुला इसलिए रहता है उसका कि उसको लगता है क्या कि कोई खाना डाल दे आके, मतलब कि इतना भी मेहनत ना करनी पड़े कि मुंह खोलना और बंद करने की स्थिति में भी वो नहीं है सर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पढ़े हैं आराम से, तो उनकी हम बात नहीं करें। आप आ रहे हैं क्लास, सुबह उठ के आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं तीनों, ये बड़ी बात है। और यही आपकी कंटिन्यूटी, जिसकी बात हर टीचर कर रहा है कि कंटिन्यू रहना है, यही कंटिन्यू रहना है। घर में नहीं बैठ के पढ़ने लगना है अपना कि लाओ हम देख ले, ये मैक्सवेल है, समझ ही में नहीं आएगा घर में। तुम 50 वीडियो देखोगे और 50 जगह से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कोई खुद ही बाल लगा के मैक्सवेल बना होगा, तो नहीं मजा आता है सर। तो दूसरा ग्राफ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बिल्कुल क्लियर रहना है कि इसमें हम उन फेलियर्स को भी ले रहे हैं जो किसी काम के हमारी रिएक्शन में नहीं है असलियत में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी ग्राफ है साहब। अब ये ग्राफ कुछ किस प्रकार से बना है, और इसमें थोड़ा सा गैसियस स्टेट का मामला भी आ जाएगा, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आएंगी, ठीक है ना सर। जैसे सर, पहले तो ये ग्राफ बना लीजिए अच्छे से, जिससे कि ये है, जीरो नहीं है सर। और इस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको बनाना है। अब ये पूरा ग्राफ है, पूरा ग्राफ इसलिए है कि वहां पे ग्राफ में कुछ पोर्शन हटा इसलिए दिया था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल का एरिया हमेशा उतना ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या तो होगी ही होगी, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब सर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे सर? एक यहां पे कहीं कुछ वैल्यू है, एक वैल्यू कुछ यहां पर आएगी, और एक वैल्यू हम अपनी श्रद्धा अनुसार, जिसका नाम श्रद्धा है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक जो है वो हम अपनी श्रद्धा अनुसार कहीं पर भी ले रहे हैं, वो हम यहां ले रहे हैं सर। ये पॉइंट हमने अपना अलग से बना रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड है। यहां लिखा होता है ईएमपी, यहां लिखा होता है ई एवरेज, और ये वाली जो हम बार बार इसको कंसीडर कर रहे हैं वो है ई थ्रेशोल्ड। बना लीजिए सर, 3 पॉइंट है। यहां हम एनर्जी ही लिख रहे हैं सर, फिजिक्स में ये वी है, यहां पर मैं एनर्जी ही लिख रहा हूं सर, क्योंकि मैं एनर्जी को ही बता रहा हूं। 3 प्रकार की वेलोसिटीज वहां होती थी। एक होता था वी एमपी यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोल दो, और तीसरा होता था रूट मीन स्क्वायर। यहां रूट मीन स्क्वायर का कोई काम है नहीं सर। तो यहां हमने क्या लिखा है, ईएमपी लिखिएगा। ईएमपी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है सर? ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जिस एनर्जी को लिए बैठे हैं उसे क्या नाम दिया गया? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। बात समझना। अब मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ का, इस पोर्शन का एरिया अंडर द कर्व ये बताएगा कि साहब इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी यही वाली है ज्यादातर। मान लो ये नंबर है, मान लो 100, तो वहां पर मैक्सिमम लोगों के खोपड़ी में क्या लिखा हुआ है? 100, यानी ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है जो सबने अपने अंदर एक्वायर कर रखी है, सस्टेन कर रखी है। अगला है सर एवरेज एनर्जी। ई एवरेज को लिखो एवरेज एनर्जी।
एवरेज एनर्जी कौन सी एनर्जी है सर? जितनी सबके पास है, 100, 80, 60, 50, 40, 30, बोलो भैया, सबको उठाया, जोड़ा एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनको उठा के वो एनर्जी पकड़ा दी। तो एक बात तय है कि एवरेज वाला इसीलिए ज्यादा है एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो ये एवरेज के लिए बताने का सिर्फ रीजन ये है। ये भाई साहब कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये कहीं नहीं है वहां पे, ये है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि ये कह रही है कि जब इतनी हो तो बात करना, उससे पहले बात मत करना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास हर मॉलिक्यूल जितना भी मौजूद है उसे कहां तक जाना है अगर रिएक्शन करानी है तो? क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए? तो आप बोलते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, इसका मतलब आप बोलते हैं रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी इतनी। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं वहां पर हम? एवरेज की, क्योंकि सबके लिए कॉमन चीज लेके चलनी है। एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का डिफरेंस ही रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। पेपर में आ सकता है क्या सर? एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी। रुके रहिएगा, हमेशा ज्यादा कौन होगा? थ्रेशोल्ड, क्योंकि वहां जाना है, पहाड़ की ऊंचाई है। और कम कौन होगा? एवरेज। तो कल को अगर पूछा जाए तो एक लाइन में तो यहां लिख ही सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। अगर कहीं लिखा हो एवरेज तो ध्यान रखना कि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मतलब पेपर की उस एक लाइन पर आप फंसेंगे नहीं कभी, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा सर एवरेज एनर्जी दे रखी है, एवरेज का मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी दे रखी है। अरे बोलो ना यार। यहां तक का मामला तो बिल्कुल क्लियर सर। अब इसके बाहर की अगर हम बात करें तो अब मुझे ये बताओ कि इसके बाहर जो ये एरिया है इधर वाला, क्या ये ETH से ज्यादा वाला मामला है? तो अगर ये ETH से ज्यादा वाला मामला है तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई है या नहीं हो गई है? क्या मैंने पढ़ाया था कि जब भी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी तभी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा? बोलिए सर। तभी वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये वो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो असलियत में प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कौन है तो मैं बोलूंगा भाई साहब इन्हीं को मैं बोल रहा हूं क्या? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, जिसको आप एक दूसरी भाषा में क्या बोलते थे? इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स, जो पीछे बोलकर आ रहे थे। बोलो भैया। अब ये बताइए कि जितने भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल हैं ये इस कैटेगरी में क्यों आए हैं सर? क्योंकि इनकी एनर्जी किससे ज्यादा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। अच्छा, मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कट कल आपको बताई है, बराबर पर भी काम नहीं होगा। पहाड़ पे रख के एक पैर पे खड़े रहोगे, ना इधर जा पाओगे ना इधर। इसका मतलब जब ज्यादा होगा, जैसे ही आपके पास एनर्जी, आप फटाक से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो बना लीजिए सर। अब इस ग्राफ में अगर कोई पूछे कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो बोले भाई साहब अगर आप इतना एरिया लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो ये बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है, ज्यादातर लोग कौन सी एनर्जी रखे हैं, वो इतने आदमी हैं। उसके बाद सर सबकी एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या है? बोले इतने लोग हैं, यानी वो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा हो गया। उसके बाद बोले सर ये तो एवरेज हो गई, जिसको हम अपनी कॉपी की लिखाई और पढ़ाई में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी H ऑफ रिएक्टेंट लेकर चलते हैं सर। अब सर बोले कि रिएक्शन अगर करानी है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वो पहाड़, बोले वो इतनी एनर्जी की मांग कर रहा है। तो बोले जितने मॉलिक्यूल, इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता था? एक्टिवेशन एनर्जी। जितने मॉलिक्यूल ETH से ज्यादा एनर्जी रखे होंगे वही इफेक्टिव कोलिजन कर रहे होंगे, यानी उन्हीं को हम बोल रहे हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ये है हमारा डायग्राम नंबर 2 जो एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिपेंड यहां पे बताता है। क्लियर है मामला? बनाइए सर।
अब यहां से क्या चीज है जो तुम देख पाओगे? ये क्यों बनाया है? ये केवल ऐसे दिखाने के लिए थोड़ी बनाया है, यहां से कुछ सीखना है। हाथ उठा के बताइए कितने लोग बता पाएंगे, और ये आपको बता चुके हैं। अरे यहां से क्या सीखोगे, क्या ज्ञान दोगे, बताओ कुछ दो हमको भी। अभी तक एक बात तो समझ लिए हो कि ईटीएच जितना कम होता है, बोलो, इफेक्टिव कोलिजन उतना ज्यादा होता है। और क्या ईटीएच को एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में क्या बता पाओगे? ये बताओ, ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो पार्ट है, क्या यही तो है मामला? अब ये बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी जिनके लिए कम होगी उनका ईटीएच भी तो कम होगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जिन रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, कम, उनका अपने आप ही कौन कम हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम। अरे सीधी सीधी सी बात है ना, जितना कम होगा ये वैल्यू उतना ही पीछे भागेगा। अब सर थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी कम, क्या हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन उतना ज्यादा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा? बात पकड़ में आई या नहीं आई सर? भाई साहब ये बताइए, आपने पिछले ग्राफ और इस ग्राफ को कनेक्ट भी करना है, पढ़ के निकल नहीं लेना है। पिछले ग्राफ ने आपको सिखाया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है कि बिना इतनी एनर्जी के काम बनने वाला नहीं है। तो आपने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन उतना ज्यादा होगा, या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या उतनी ज्यादा होगी। इसने कहा एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो बोले सर जिन रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उनका ईटीएच सरकता जाएगा, यानी कि उन रिएक्शंस को कराना आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम तो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम तो मतलब इफेक्टिव कोलिजन या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ज्यादा, और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। बात समझ में आई? ये दोनों ग्राफ, यानी असलियत में इतनी बात मैक्सवेल ने समझाई थी हम लोग। बना लो, कुछ नहीं लिखाएंगे, इसमें नहीं लिखाना हो, पहले वाले ग्राफ में लिखाना था। इसको तो बस बना के इसलिए दिखाना था कि कंफ्यूजन ना रहे कि सर कहीं पर कोई बोले कि सर एक ग्राफ इफेक्टिव कोलिजन वाला बना था, एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, तो उसमें वो एवरेज एवरेज लिख रहा था। तो मतलब पता होना चाहिए कि नहीं यार वो हमको मालूम है, एवरेज का मतलब होता है वही जो रिएक्टेंट की हम एनर्जी लेकर चलते हैं वो एवरेज वैल्यू लेके चलता है वहां। और थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। और जो आपके ग्राफ में क्या था, जो हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला बनाया था, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, बोलो यार, या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में हम कौन सी वैल्यू लेकर चलते हैं? एवरेज लेकर चलेंगे। तो यहां तक मामला क्लियर है? ये आपका लास्ट पोर्शन है, नीचे लिख लेना। एक्टिवेशन एनर्जी लो, एक्टिवेशन एनर्जी लो जिन रिएक्शंस के लिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी लो जिन रिएक्शंस के लिए होगी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम होगी, मतलब इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी लो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, मतलब इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। और इफेक्टिव कोलिजन की अगर नंबर बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। क्लियर मामला? अच्छा अगर ये बताओ, उसने ये कहा ऐसे घुमा के, सुनते जाना, और इस पे पता है, सुनो, एक सवाल बनेगा, लिखना, a hypothetical reaction A to B, a hypothetical reaction A to B, और A to B में क्या करना? A और एरो बना के B बनाना। अरे भैया, चाचा, अंकल, आंटी, A to B, ये हाँ यार, और क्या? समझ ही नहीं पा रहे हूँ, अंग्रेजी वाला ले रहा हूँ, अरे कंफ्यूज हो रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है।
A to B, ठीक बात। अब पूछ क्या रहा है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, इज वेरी लेस, दोनों में से जो आपका मन करे, इज वेरी लो ऑब्लिक इज वेरी लेस, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑप्शन ETH वेरी हाई, ETH वेरी हाई, बस इतना ही लिखो यार, जो समझदार है वो समझ जाएगा, बाकी गंवार को नहीं पढ़ा रहा हूं अब मैं। पॉइंट नंबर 2, EA वेरी हाई, थर्ड पॉइंट E.C इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन वेरी लेस, इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन वेरी लेस, यानी इसी की वैल्यू कम है। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। समझदार हो, समझ पाओगे, इस तरीके से आएगा। ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मैक्सवेल के बारे में 4 बातें बताइए, ऐसे नहीं आता है, निबंध नहीं आएगा वहां पर, है ना। तो जैसे स्कूल में हिंदी में पढ़ते थे ना कि कबीर के बारे में बताओ, रहीम के बारे में लिखो, तो तुम अपने हिसाब से लिखते थे कि रहीम बहुत बढ़िया आदमी थे और गंगा जी के किनारे या किसी नदी के किनारे बैठकर उन्होंने कई अच्छी अच्छी बातें कही जिसमें से हमको एक भी नहीं पता है, इसलिए हम आपको गोल गोल यहाँ पे घुमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो काम यहाँ नहीं करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए और इसको बार बार रिवाइज भी नहीं करना है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अगला हेडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अगला हेडिंग है सर एक्टिवेशन एनर्जी, EA। एक्टिवेशन एनर्जी EA। चलें सर, पहले मुझे ये बता दो, मैं लिखा तो दूंगा, तुम्हारे हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ऐसे बताना, किसी भी रिएक्शन को पार्टिसिपेट अगर करना है, रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी होनी ही चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी? हाँ, फर्जी बात नहीं, कितनी? थ्रेशोल्ड। पहाड़ की ऊंचाई को क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड। उससे ज्यादा होगा तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यानी कि वो फैक्टर कौन सा है? थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड है और उसके खुद के पास एनर्जी उससे कम ही होती है, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है मामला? लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी required by reactant, amount of extra energy required by reactants to just cross the energy barrier, to just cross the energy barrier, जिसको तुम EB बोल रहे थे या इसी को ETH बोल रहे थे, कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कॉल्ड या नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर क्या? जस्ट क्रॉस। बराबर भी होगी तो काम बनने वाला नहीं है, जीतोगे तब जब पार कर जाओगे। रस्सी लगी होती है, गए, रस्सी छुई और वापस भाग आए, फर्स्ट नहीं माने जाओगे। रस्सी से एक कदम आगे आपको रखना पड़ेगा, यानी जस्ट क्रॉस द एनर्जी बैरियर। इसीलिए कहा जाता है केवल वो मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिव कोलिजन की कैटेगरी में आएंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी मौजूद हो। उसके बराबर भी होगा तो काम चलने वाला
नहीं है। एक एक करके बात करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, आप बताइएगा क्या मामला सही है क्या गलत है। एक छोटा सा ग्राफ जो हम लोगों ने अभी तक बना के रखा था कई बार, ये इधर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं सर, इधर हम लोग रिएक्शन की प्रोग्रेस को लेते हैं। वो ग्राफ इसलिए है कि आपको कुछ याद आ जाए पुरानी बातें। ये है मामला सर, यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट होता था, यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट होता था, यहां पर हम वो इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते थे। बोलिए सर, अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये पॉइंट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने वाला पॉइंट है, ठीक है ना, जिसको आप लोग इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। अब सर ये बताइए कि क्या यहां पर हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी यही तो थी, EA, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे फिर, फॉरवर्ड। और अगर हम प्रोडक्ट से कभी रिएक्टेंट की तरफ चलने के लिए बात किए, यानी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहलाएगी, बैकवर्ड, EA भी बोल देंगे इसको। क्लियर है मामला। अच्छा, इस पहाड़ की जो पूरी ऊंचाई है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कर रही है सर। अब मैं बात एक्टिवेशन एनर्जी की केवल करूंगा। पहला पॉइंट मैं ये लिखवा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है या गलत है सर, बोलो भैया। एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए ही होगा। ठीक बात। दूसरी बात और सुनिएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब यहां बनता है सर, तो ये पॉइंट मैंने बताया है हाईली अनस्टेबल पॉइंट होता है सर। तो यहां पर ये कोई मॉलिक्यूल ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके पास इतनी एनर्जी पहले से हो। वो रिएक्शन करते समय आएगी बीच में और उसके बाद फिर मामला डाउन हो जाना है। तो ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ EA इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि रिएक्शंस के लिए EA की जो वैल्यू है वो हाई है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या इसका मीनिंग ये निकलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा रिएक्शन होने का चांस उतना कम, यानी रिएक्शन की स्पीड उतनी कम। यानी कि मैं लिखूंगा एक्टिवेशन एनर्जी हाई मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लो, और इसी का उल्टा जितनी लेस एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी तो बिना इसके काम बनने वाला नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में मैंने आपको पढ़ाया है सर फॉर्मूला। हाथ उठाइएगा, लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिनको याद है। कितने लोग बता पाएंगे इस क्लास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, बताओ भैया। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, क्योंकि जब तक आगे जाओगे नहीं तब तक पीछे का कोई मतलब है नहीं साहब। तो यानी कि डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, मैं यहां पूरा लिख दे रहा हूं, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ध्यान रखिएगा सर। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। क्या कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करने पर, स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है। हम क्या बोलते हैं, फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिखिएगा कि फॉर
a small change of temperature, एक्टिवेशन एनर्जी हम क्या मानकर चलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। चलें सर, अगला है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वो फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि यहां पर ऊपर जो लिखा है वो कांस्टेंट है, ये सर बना लीजिए इसको। नीट वाले ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे सर, नीट वाले ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे सर, मतलब तुम लिख तो लोगे ही, फिर भी मैं लिखा दूंगा सर। जेई मेंस यानी एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, यानी जेई मेंस और नीट, एनसीईआरटी बेस पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या टेम्परेचर को चेंज करने पर, बहुत क्लियर कट बात बोल रहा हूं, घुमा फिरा के कुछ नहीं कंफ्यूजन छोड़ रहा हूं, क्या टेम्परेचर को चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, जवाब है नहीं। क्लियर बात। जेई एडवांस में जब सवाल आए कि क्या टेम्परेचर को चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, जवाब है हाँ, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन यहां लिखा हुआ है सर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये बिल्कुल बेसिक कंडीशंस हैं जिसमें याद रखना है कि कहां के लिए आप क्या बोल रहे हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहला वाला पॉइंट जेई मेंस निकलवा देगा, नीट निकलवा देगा। एक तो तुम इतने गरीब आदमी हो कि तुम्हें सुन के मजा आ जाता है, अभी जिस दिन तुम निकालोगे तब फिर पता नहीं पगलाए घूमोगे। जेई मेंस और नीट के लिए सर ये मामला, जेई एडवांस, जेई एडवांस के लिए और उन लोगों के लिए जो जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के पूछे कि नहीं नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो फिर ये इक्वेशन बता देना और कह देना चलो निकलो यहां से, भगो। और कोई पूछे कैसे निकाला जाता है, बोले दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन वो कर नहीं पाएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ और क्या, मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताना मेरा फर्ज इसलिए है सर कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ लोग लिखाते हैं, लेकिन वो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जो एग्जाम किस एग्जाम में कौन सी बात कहां तक मानी जाएगी सर। तो एक्टिवेशन एनर्जी में वो भी ये कहा गया है कौन सा, स्मॉल चेंज। अच्छा, जब चेंज बहुत कम करोगे तुम तो जाहिर सी बात है इन फैक्टर्स से कुछ भी वैल्यू यहां आने वाली नहीं है, और जब हम स्मॉल चेंज लेते हैं तो हम इन सबको जीरो मान लेते हैं सर। तो ए हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, वो उतनी ही रहती है, कोई फर्क उसमें नहीं आता है। लेकिन जब ज्यादा चेंज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, सीधी सी बात है। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट है सर, इसी में बात तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा है यहीं पर ही, डेल्टा एच वाला जो इक्वेशन है वो भी लिख दो। सॉरी, यहां पर मैंने लिखवाया डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में। इसी का एक और होता है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एच आर माइनस एचपी होता है या एचपी माइनस एच आर होता है? बोलो, क्या यहां रिएक्टेंट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड है? यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बना लीजिए सर, और ऐसे चेक कर लो, जितनी भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी वहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी या नहीं होगी? तभी तो एनर्जी निकली होगी सर। तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी या ज्यादा होगी, सोच समझ के बताना सर। अच्छा, ये प्रोसेस कैसा है, एक्सो है या एंडो है? फंस गए तुम तो। कितने लोग बता पाएंगे ये प्रोसेस कैसा है?
अच्छा, डेल्टा एच नेगेटिव आता है, डेल्टा एच क्या आता है, तो क्या प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो क्या प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम कभी फॉर्मूला भूल जाओ, यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम, तो इसका मतलब जो बाकी की एनर्जी है वो कहां गई, निकल गई। तो अगर निकल गई तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है मामला। अब सर क्योंकि हमें वो साइन लाना होता है तो एचपी कम होगा और एचआर ज्यादा, तो सर एचपी कम होगा और एचआर ज्यादा होगा तो माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सो को। तो भैया इसके ऊपर लिख लो बगल में, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है ये। तो बिल्कुल क्लियर रहना है आपको, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो साइन डेल्टा एच से निकलकर आना भी चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, को यहां भी समझ में आता है क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो मैंने आपको क्लास में ऐसे पढ़ाया था कि मान लीजिए ये 100 है और यहां जो प्रोडक्ट बना इसका 60 है, तो सर आपने 100 किलो जूल लिया था और अब आपके पास जो चीजें बची उनकी एनर्जी कितनी है, 60, तो 40 कहां गई, निकल गई। तो एनर्जी निकलती कब है, एक्सोथर्मिक में, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बात समझे, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे याद करते कि रिएक्टेंट ऊपर रहता है प्रोडक्ट नीचे रहता है तो एक्सो, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर तो एंडो। इतना तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि एनर्जी निकल रही है या एनर्जी देनी पड़ रही है। अब सर एक अगला टर्म है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में लिख लीजिए। वही टॉप मोस्ट पॉइंट है ये ग्राफ का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है अपने ग्राफ का। व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, when reactant convert into product, then at highest energy point, then at highest energy point, then at highest energy point, ब्रैकेट में लिखो ग्राफ का पीक, पीक मतलब चोटी है ना, उस ग्राफ की सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वहीं पर बनेगा। एट हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्पेशीज इज फॉर्म्ड, एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्पेशीज इज फॉर्म्ड कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो वो स्पेशी बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और वो अनस्टेबल होगा क्योंकि वो बना है अब टूटने के लिए, तुरंत किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। क्लियर है मामला। अगला टर्म है सर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक छोटा सा सवाल पूछे, मजा आएगा, मजा तो तुम्हें साले किसी बात पे नहीं आएगा। क्या हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार ये बात कर रहे हैं, और मैं ये सारे सवाल उन बुद्धिजीवों से पूछ रहा हूं जो सच में पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, चीजों को समझते हैं। सर हम लोग यहाँ बड़ी आसानी से कह देते हैं कि वो हाईएस्ट पॉइंट होता है और बकायदा हम उसको दिखा भी देते हैं कि यहाँ खड़े होगे तो अनस्टेबल रहोगे और तुमको फील होता है कि अनस्टेबल है। बोलो सर, तो कल को अगर आपसे किसी ने पूछा इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो बनते समय बीच में जो चीज बनती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट। बोलो भैया, फिजिकल केमिस्ट्री में ये तो जनरल पोर्शन हुआ।
फिजिकल केमिस्ट्री कहता है कि जो इंटरमीडिएट है वो हाईली अनस्टेबल है सर। क्या है सर? हाईली अनस्टेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहता है जब भी आप किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखते हैं, लिखोगे तो वहीं पर ही बना बना के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहता है कि इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। पेपर में सवाल आता है, बोलो भैया कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन बना रहा है? तो यहां तो बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन है। जो चीज हाईली अनस्टेबल है उसमें स्टेबल कैसे बता ले जाओगे? डिफरेंस बताओ क्या है? बोलो भाई, ये होता है या नहीं होता है? जिन्होंने भी देखा है उनको ये बात मालूम है सर। ऑर्गेनिक में मैं बार बार बोलूंगा क्या, ये वाली रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाली रिएक्शन फास्ट इसलिए होगी क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा। अरे बोलो ना यार। तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट यहां तो स्टेबल स्टेबल बोल रहे हैं और यहां उसी इंटरमीडिएट को क्या बोल रहे हैं? हाईली अनस्टेबल। और बाकायदा दिखा भी दे रहे हैं कि यहां खड़े हो गए तो बताओ फिर क्या होगा, तो बोले नहीं डर लगेगा, वो अनस्टेबल है। तो क्या डिफरेंस है सर? कौन कौन एक दूसरे? नहीं ऐसा नहीं है ना। और कोई? जल्दी बताओ भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर। ये आपकी पढ़ाई को बर्बाद भी कर सकता है और एक तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है आदमी के दिमाग में। एक बात समझिएगा, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट की, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी रिएक्शन हो रही है या नहीं, यानी हम रिएक्शन के होने और ना होने की बात कर रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं सर कि हमारा जो इंटरमीडिएट वाला जो पॉइंट है वो क्या है? अनस्टेबल। क्योंकि हमको ये दिखाना है कि कितनी एनर्जी पर रिएक्शन हो जाएगी, कितनी एनर्जी पर रिएक्शन। तो वो एनर्जी दिखाने के लिए हमको हर बार थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा स्टेबल जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उस पॉइंट के लिए ईटीएच इतनी एनर्जी से जब ज्यादा होगा तब हम दिखाते हैं ना कि वो प्रोडक्ट की तरफ गिर रहा है सर। तो हमें दिखाना है इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं? हाईली अनस्टेबल। क्लियर बात? जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो एक बात ये बताओ, जो रिएक्शन जल्दी इंटरमीडिएट बनाएगी, क्या बनाएगी? यहां पर ज्यादा स्टेबल होने का मतलब जल्दी बनाना है। क्या है सर? जल्दी। जो रिएक्शन जल्दी इंटरमीडिएट बनाएगी वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। इसीलिए हम बोलते हैं जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, असलियत में लेस स्टेबल बोल के काम कर नहीं सकते। तो ज्यादा स्टेबल बोलने का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट जल्दी बन रहा हो मतलब वो रिएक्शन होना चाहती है, वो रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज्यादा। दोनों का मतलब एक ही है सर। हाईली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी जब दिखाते हैं। जब प्रोडक्ट बनाने की बात करेंगे तो उसी इंटरमीडिएट में जो इंटरमीडिएट जल्दी बनाएगा, यानी कि वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हुआ होगा तभी तो जल्दी बनेगा, और ज्यादा स्टेबल है तो इसीलिए वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता तो प्रोडक्ट ही क्यों बनता? यानी इंटरमीडिएट स्टेबल का मतलब रिएक्शन को जल्दी कराना है। यहां इंटरमीडिएट को अनस्टेबल करने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी दिखाना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो हाईली अनस्टेबल पॉइंट पे पहुंच गया है। अब उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। बात समझ में आ रही है? तो ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, एक ही बातें हैं दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। अगला हेडिंग है एक्टिवेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो लिखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। एक्टिवेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी साहब?
ठीक है, मैं आपके सामने, मैं पूछूंगा नहीं, मैं आपके सामने एक टर्म लिखूंगा, उस टर्म को पढ़ के आप अपनी बुद्धि लगाइएगा कि क्या हो सकता है यहां पे। पहला है सर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर का मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। बुद्धि लगा के बताना, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन जल्दी रिएक्शन देगा? अच्छा एक बात बताओ, रिएक्टेंट जो होगा जब वो टूटेगा तभी ना प्रोडक्ट में बनेगा। तो अगर तुमने रिएक्टेंट लिया आयनिक और कहीं लिया कोवेलेंट, तो आयनिक वाला जल्दी टूट के खड़ा हो जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तुम उसमें इफेक्टिव कोलिजन और लीजन का मामला बनेगा कि भैया रिएक्शन कौन ज्यादा करेगा कौन कम। अच्छा कोवेलेंट वाला वहां बैठा सोच रहा है कि कोई आए हमको तोड़े तो फिर हम आगे बढ़े। इसका मतलब जितने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव इसी वजह से है, रेट ऑफ रिएक्शन उनका कम इसीलिए है क्योंकि उनको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बात समझ में आ रही है? नहीं लिखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक रिएक्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी। जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलूं तो सर आप E A लिख लीजिएगा, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक रिएक्टेंट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज कंपैरेटिवली लेस, इज कंपैरेटिवली लेस। किसके रिस्पेक्ट में लेस? कोवेलेंट के रिस्पेक्ट में। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज electrostatic force of attraction is present between reactant molecules। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब वो जल्दी से रिएक्शन करना चाहते हैं, तुरंत आयंस में टूट जाएंगे, यानी कि इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, व्हेन इन केस ऑफ कोवेलेंट रिएक्टेंट, व्हेन इन केस ऑफ कोवेलेंट रिएक्टेंट वैल्यू ऑफ EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ EA इज हाई, इज हाई बिकॉज high energy is required, because high energy is required to break the old bonds, because high energy is required to break the old bonds। इधर देखिए सर, राम कहानी आपने पढ़ ली। अगर आपने आयनिक रिएक्टेंट लिया, अगर आपने साहब कोवेलेंट वाला रिएक्टेंट लिया, तो जाहिर सी बात है आयनिक रिएक्टेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? आयंस के। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है मामला? अब सर कहानी सुनिएगा। आयनिक रिएक्टेंट जो होगा वो मान लीजिए आपने लिया AB, तो जब रिएक्शन की बारी आई तो वो खटाक से खड़ा हो गया A+ में और B- में। लेकिन हमने कोवेलेंट रिएक्टेंट लिया और वो है A सिंगल बॉन्ड B। कोवेलेंट है ना, आयन तो है नहीं, तो इसका मतलब वो यहां पर कुछ एनर्जी मांगेगा। जब तक एनर्जी नहीं दोगे ये ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम। इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। कम नहीं है, ज्यादा है। वहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर है मामला? अब सुनते जाना, कहानी खत्म नहीं हुई। मन में एक सवाल आएगा, जिसको नहीं आता वो बहुत तेज मास्टर निकलता है यहाँ पे। कहाँ निकलता है उसकी बात करते हैं। क्या हो गया भैया? क्या कर रहे हैं? खींच लिया? क्या कर लिया? नीचे चले गए थे? गिर गए थे क्या? अबे गायब। अच्छा अच्छा, बैठे बैठे गायब हो गया होगा नीचे से। अरे कोई बात नहीं।
इधर आओ भैया, मालिक इधर आओ, तुम्हारे चक्कर में कहानी हमारा गड़बड़ा जाएगा। अब जो यहां से जब घर जाओगे तो एज अ स्टूडेंट, मतलब हम वही सवाल है जो हमारे भी मन में आया है, मेरे मन में ये आया कि ये बताओ, जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाते हो तो कहते हो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में जो लगता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिजिक्स वाला तो उस पे मार चैप्टर फैप्टर पढ़ाता है पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक करंट और दुनिया भर की कहानी, ईएमएफ सब कुछ पढ़ाते हैं वहां पे। अब ये बताओ कि तुम तो ये कह रहे हो कि यहाँ आयनिक बॉन्ड है तो जल्दी टूट जाएगा, बल्कि इसको तो देर से टूटना चाहिए। बोलो सर, इसको तो देर से टूटना चाहिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अच्छा जब तुम लेके आओगे तो क्या आयन की फॉर्म में लेके आओगे? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। और क्या आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोवेलेंट? तो यहां कैसे इसने बोल दिया स्ट्रॉन्गर है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, ये रुका रहना चाहिए, और इसमें कम लगना चाहिए। क्या होती है वो? क्या होती है वो? वाटर की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, है? ना 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 ना, तुम जिनको पढ़ रहे हो वो लोग हमको बुला रहे हैं, पता है? हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बता रहे। आज के लेक्चर के बाद और तेज बुलाएंगे। हाँ, और तुमको समझ में आएगा एक्चुअली में क्या होता है। एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या टर्म है? ये हम सब लोग पढ़ते हैं। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, ये भी पढ़ते हैं सर। जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है और इन भाई साहब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। कितना है? हम ये मान के चल रहे हैं 80 है, हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी में 78 लिखा है, कहां 79 लिखा है। अब एक बात समझना, वाटर करता क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी समझना। हम लोग बोलते हैं ना लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वाटर जो है वो कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। तो एनसीईआरटी कहती है कि पोलर है तो जिनके अंदर पोलैरिटी होगी वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएंगे। होता क्या है, जैसे ही आप NaCl लाते हो, NaCl में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस और माइनस ये है, और ये इसको मजबूत बनाता है, इसकी लैटिस को मजबूत बनाता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाकर हम पानी में डालते हैं साहब, या दुनिया के किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो वाटर इसके साथ करता क्या है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो इतनी बात आप समझिएगा कि वाटर इसके अंदर करता क्या है, जो एरो बनाता है सारा किताब वाला या हर जगह पे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि मेरे अंदर अगर कोई भी चीज पड़ी तो उसके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अगर वो आयन है तो, क्योंकि ये खुद क्या है? पोलर, तो जो जैसा होगा, कल को नॉन पोलर लोगे तो नॉन पोलर भी यही काम करेगा, बात समझिएगा। लेकिन ये किसके ऊपर अपना इंपैक्ट दिखा सकते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होगा सर। तो ये क्या कहता है कि मेरे अंदर अगर तुमने कोई भी चीज डाली जो आयन में टूट सकती है, तो मैं उसके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जितना मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने गुना कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? उतने गुना कम कर दूंगा। यानी Na और Cl के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी के अंदर पड़ते ही 1/80 गुना कम हो जाता है साहब। बात समझे या नहीं समझे? तो 1/80 गुना अगर इसने कम किया साहब, तो इसका मतलब ये तो तुरंत बाहर, यानी वो टर्म इसके लिए बना हुआ है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और टूट जा रहा है उसके पीछे का रीजन वो ये नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कमजोर फोर्स है, नहीं। और इसीलिए वाटर क्या है? हमारा बेस्ट सॉल्वेंट है सर। अब एक अच्छे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या है? पहला, उसका ये नंबर ज्यादा हो, यानी कि जो चीज उसके अंदर पड़े वो खटाक से 1 बटे बड़ा नंबर टूट फूट के किनारे।
और दूसरा सर, वो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा ना बना ले कि तुम रिएक्शन कुछ और कराने जा रहे थे, यानी उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों में वाटर नंबर 1 पर है। इसलिए वाटर जो होता है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरीके यूज करते हैं और मानते हैं सर। क्लियर है मामला? इससे बढ़िया अगर आप बात करेंगे तो HF, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे भी ज्यादा होता है सर। लेकिन HF के साथ कहानी क्या है बोलो? HF पहली चीज तो ये कि वो हेलोजेंस है, वो HF है यानी F माइनस है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो पढ़ेगा पहले तो उसकी बेइज्जती होगी कस के, तो यानी कि ऐसे आदमी के पास कोई जाना चाहता नहीं है। जबकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 98 है। कितना है? तो 1/98 कर देगा, यानी काम जल्दी होना चाहिए। लेकिन वो रिएक्शन होने ही नहीं देता क्योंकि वो खुद बीच में आ जाएगा। तो कहा जाता है कि सॉल्वेंट वो हो जो रिएक्शन को कराने में मदद करे लेकिन रिएक्शन के बीच में एज अ प्रोडक्ट या अपना कोई इंपैक्ट डाले नहीं, इसलिए ये टर्म आता है। तो आज से अगर कभी आपके सामने आए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन यही है सर कि बिना किसी सॉल्वेंट के तो रिएक्शन होने वाली नहीं है, और पानी आप सॉल्वेंट जब लेंगे तो उसका काम यही है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर, सुनना, मैं इसके अंदर डाल देता हूं, मान लो तुम्हारा कोई भी इनऑर्गेनिक, मतलब मान लो मैंने इसमें मेथिल अल्कोहल डाला, क्या डाला? मेथिल अल्कोहल, या कार्बन डाइसल्फाइड डाला जिसका 0 डाइपोल मोमेंट है सर। तो अगर मैंने वो सोल्यूशन डाला तो अब उसके पास पोलैरिटी नहीं है सर, बोलिए। तो इसका मतलब वो जब अंदर आएगा तो क्योंकि पोल है नहीं उसके पास, इसका मतलब वो उतनी आसानी से तुरंत उसका ये 1/80 उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जितने आयनिक बॉन्ड वाले होंगे उनके ऊपर काम करेगा, या उनके ऊपर काम करेगा जिनके पास उतनी पोलैरिटी पहले से मजबूत है। जैसे कोवेलेंट में आता है HCl, HCl के अंदर कौन सा बॉन्ड है? प्योर कोवेलेंट नहीं है, वहां क्या बोला जाता है? पार्शियल कोवेलेंट मोर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कोवेलेंट नेचर तब तक है जब तक वो रुका हुआ है। जैसे ही किसी के सामने लाओगे वो तुरंत टूट जाता है H+ और Cl- में। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आयनिक बॉन्ड है, मतलब पानी में जाते ही जल्दी से टूट जाएगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, यहां एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। क्लियर है मामला? ये डायग्राम बना लो साहब। और अब से अगर कोई बोले कि फलाने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, क्यों है, तो आप समझ जाना कि ये क्या करेगा, इतने बटे डिवाइड करके उस चीज को तोड़ेगा। क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैं क्यों हाइड्रेशन एनर्जी और फलाना फैक्टर बताऊं? जो नहीं पढ़ाया उससे नहीं बताएंगे साहब, जब पढ़ाएंगे तब उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि 3-4 बड़े बड़े टर्म अगर तुमको यहां बता दिए तो तुम कुछ समझते समझते नहीं हो, तुम केवल उन टर्म में खो जाओगे। फिर तुम्हारे मन में क्या आता है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो प्रयास है कि बिना उसके भी बताया जा सकता है, और जब वो पढ़ेंगे तो फिर उसकी बात अलग से करेंगे वहां पे। तो पहला फैक्टर सर, अगर आयनिक रिएक्टेंट है तो जल्दी रिएक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू द कोवेलेंट रिएक्टेंट, क्योंकि आयनिक रिएक्टेंट जल्दी जल्दी टूटता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम रहती है। जो कोवेलेंट रिएक्टेंट होता है वो देर से टूटता है, उसके रिस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती होगी। तो पहला टर्म क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा टर्म आपने लगभग पढ़ रखा है, फटाक से उतारो बस, इसमें समझो नहीं, अब हो गया, समझ कुछ नहीं पाओगे तुमको ये भी नहीं ध्यान आएगा। बल्कि मैं बता दूं कि 1 महीने बाद तुम जब रिवीजन इसका कर रहे होगे या ये टेस्ट में आएगा तो तुमसे पूछने होगे यहाँ तुमने 80 लिखा या 1/80 लिखा, गलत लिखे हो क्या? तुम हंस रहे हो, तुम चाहिए लिख लो सवाल, तुमको हम दिखा देंगे। तुमको 50 आदमी आता है मेरे पास। अच्छा, टेस्ट का आंसर की मिल गया है ना तुम लोगों को? हाँ। अच्छा, टेस्ट की अच्छी बात यह कि उसमें सवाल ऐसे हैं जो लगते हैं सरल मगर है नहीं सर, बस ये दिक्कत है। लेकिन अगर जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ा होगा वो कर ले गए होंगे, क्योंकि जितना उसमें घुमाया गया है उससे ज्यादा हमने क्लास में तुमको आराम से घुमा के एग्जाम्पल लिखवाया है।
तो अब अगर तुम तब भी नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं आता है कि C5H10H12 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो तुमने तुरंत बनाया और बना के गलती लिख दी वहां पे। वो जमाने खत्म हो गए, मैंने पहले ही बताया था। इसीलिए मैंने तुमको कोई फॉर्मूला लिखवाया वहां पर नहीं था। मैंने कहा था फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला कुछ जगह काम करेगा और कुछ जगह काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल वाला मामला है सर। इस चैप्टर को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब ये इतना खतरनाक चैप्टर है कि अगर आप इसमें पूछना चाहें तो जो लोग सुबह पढ़ चुके हैं उनको पता भी है कि कितना वेरिएशन आपने पढ़ा है। अगर सर घुमाना चाहेगा तो केवल पीरियोडिक टेबल को लेके कितना घुमा देगा। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का फैक्टर लगा के उसके आंसर निकाले जा सकते हैं, वहां घुमा ले जाएगा आपको। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना, उसमें बहुत दुनिया भर का खेल तमाशा है सर। मतलब इसीलिए उससे सवाल आता है, जिस चैप्टर में कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर पाएगा, उससे सवाल जरूर देगा वो। केमिकल काइनेटिक्स से सवाल आना है एक, वो या तो रेट लॉ पे आएगा, रेट एक्सप्रेशन पे आएगा, सीधा सीधा है, या तो सही या गलत, काम खत्म। वहां साहब वो स्टार्ट ही कर देगा कि बताओ इन 4 आयन में किसका साइज का ऑर्डर क्या है, और वहां H- दे दिया। अब जिसको तुम सबसे हीन भावना से देख रहे हो, वो सबसे रंगबाज आदमी है उस ऑर्डर का। अरे बोलो ना यार। अच्छा, अब उसमें कुछ नहीं लगता है, बाकी में लगता है जिसका पीरियड नंबर ज्यादा, उसमें शेल ज्यादा, उसका साइज ज्यादा। उसमें लगता ही नहीं, उसमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो, वो अलग ही दुनिया में चल रहा है कि मेरे पास 1:1 का रेशियो है। तो अब तुम कह दो कि साहब पढ़ाया है, तो हाँ पढ़ाया है, अब तुम्हें पेपर में याद आ जाए तो अच्छी बात। अच्छा, उसमें मुझे वो बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है कि वो ये कहेगा देखो भैया हमको नहीं पता, वो कुछ बता तो रहा था 1/1 और ये सब फलान ढिमाका, हमको इतना याद है कि वो ये कहता था कि H- अचानक से बड़ा हो जाता है और Br- से बड़ा होता है और I- से छोटा होता है। दैट्स इट। इससे बाहर ना सवाल आता है, और वो 1 सेकंड में सवाल करके काम खत्म। बजाय उस बच्चे के जो आराम से सोच के बोले कि सर ये सवाल आया था, हमने इसमें E/P का रेशियो निकाला था, फिर वो 1:1 आया था, और फिर वो अचानक से जो 1 इलेक्ट्रॉन आया था ना सर, मजा आ गया था, वो 2:1 हो गया था। तो मन करता मिला के 2-3 तमाचा दें उसको। ये सब देखना होता है कब, जब जेईई एडवांस का पेपर हो, जिसमें 4 स्टेटमेंट है, मोर देन 1 है, पता ही नहीं है कि चारों सही हो जाएंगे या चारों गलत हो जाए, वो एक सही होगा, उसमें 2 होंगे, 3 होगा या 4। वहां आपको सारी बातें सोचनी होती। तो हर जगह पूरा ज्ञान दोगे तो काम बनने वाला नहीं है सर, तो इसलिए ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको पता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमें बताइए, पढ़ा चुके हैं हम, कैटलिस्ट की प्रेजेंस एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क डालेगी? हाँ, ऐसे काम ही नहीं बनेगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा रखा है तो आप बता ले जाएंगे। क्या, एक बात सीधी सी बताइएगा, एक डायग्राम बनाएंगे और कहानी खत्म करेंगे। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है सर। यहां पर अगर हम बात करें, ये हमारी पुरानी वाली एक्टिवेशन एनर्जी। बोलिए सर, अब हम क्या करें बताइए मैडम। प्रभाकर दुबे कौन है भाई? आओ बेटा। क्या है, कोई आया है? जाओ बेटा। अब एक बात हमको ये बताना, ये रिएक्शन हो रही है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है सर। अब इसमें मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला। मैंने आपको क्या बताया था, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? काम को आसान करना। काम को आसान करना मतलब अब इतना बड़ा पाथ नहीं चलेगा, ये इस पाथ को क्या करेगा, कम करेगा, यानी कि ग्राफ की ऊंचाई को कम करता है। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर मैं ऑरेंज वाले से दिखा रहा हूं तो सुनना, जो रिएक्टेंट है वो वही रहेगा, जो प्रोडक्ट है वो वही बनाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन सर अब जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले लग रही थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि ये जो EA है, ये किसकी प्रेजेंस में है? पॉजिटिव कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में है या नहीं है बेटा? अब बेटा इसी में ये आया नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी कि किल्विस, तो ये क्या करेगा,
और बढ़ा देगा। अब सर एक्टिवेशन एनर्जी ये लगेगी साहब नीली वाली, यानी कि ये इस काम को और कठिन कर देगा। इसका मतलब पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो सर मैं यहां लिख सकता हूं कि जो हमारा पॉजिटिव कैटेलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जो हमारा नेगेटिव कैटेलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ये है मामला सर। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। पॉजिटिव कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, नेगेटिव कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। बैठा लो, कहे जमीन में बैठा है वो, क्यों नहीं बैठ रहा ऊपर, कहीं जगह नहीं है, सीट नहीं है, दिख नहीं रहा है, आओ इधर आओ। अच्छा 5 मिनट में तुम कहो, अबे ऐसे नहीं बैठो यार, गलत बात है यार। कोई आए साला कहेगा कितना ये बदतमीज मास्टर है, बताओ बच्चे बेचारे जब वहां नीचे बैठे हैं, तो तुम क्या कह दोगे, क्या करें भैया जगह ही नहीं रहती है। तुम ये नहीं कहोगे इस आदमी की कोई गलती नहीं है साहब, इसको छोड़ दो, तुम कहोगे इसको ले जाओ यहां से। ये मामला क्लियर है सर। अच्छा पॉइंट नंबर 3, ये वही मेंस वाला ही मैं लिखा रहा हूं, क्या, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 3, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट या डजेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ब्रैकेट में जेई मेंस ऑब्लिक नीट। बाकी मैंने आपको लिखा दिया है, यहां पॉइंट लिखा रहे तो उसके हिसाब से कि भैया इनमें सवाल है तो डज नॉट डिपेंड्स का चक्कर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सर, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर रिएक्शन 2 प्रकार से बांटी जा सकती है। हटाएं इसको, इस पे सवाल भी आता है तो उस सवाल की भी बात करेंगे। अबे इतना ही तो लिखना है, इसमें क्या बिल्कुल ये भी उतार रहे हो क्या। अगला है सर, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी रिएक्शंस आर 2 टाइप्स। अकॉर्डिंग टू ईए रिएक्शंस आर 2 टाइप्स। एक मैं कर दे रहा हूं, दूसरा आपके लिए होमवर्क है कि आप घर से उसको एक बार थोड़ा सा देखकर आएंगे, थोड़ा सा करके आएंगे। पहला प्रोसेस है सर एक्सोथर्मिक। पहली रिएक्शन में क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बस जो तुम्हें पता है बस वही लिखेंगे, बस घुमा घुमा के लिखेंगे और कुछ नहीं है, पता तुम्हें सब है। एक्सोथर्मिक में तुमको जो पता है पहले वो बता दो। डेल्टा एच रिएक्शन का नेगेटिव होता है, बोलो भैया, क्लियर बात। डेल्टा एच रिएक्शन बराबर हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट होता है। अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है और साइन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो भाई साहब यहीं से निकला कि इसका मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक। करो, इसमें तुम्हें मजा आएगा क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। इसमें मजा आएगा और ये सबको आएगा। हीट ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक सर। ग्राफ है,
एक बात तो तय है कि जब हम ग्राफ बनाएं तो प्रोडक्ट की एनर्जी को कम रखें और रिएक्टेंट को ज्यादा। तो हमने जो ग्राफ बनाया वो कुछ ये बनाया, जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑफ प्रोडक्ट को, यानी कि सॉरी रिएक्टेंट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। ये हमारा इस ग्राफ का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने वाला पॉइंट है सर। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहां से हम जो एक्टिवेशन एनर्जी लिखेंगे, ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वाला मामला रिप्रेजेंट करेगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये सब हम लोग कर चुके हैं, बना लीजिए सर। यहां पर जो R है ये रिप्रेजेंट करेगा हीट ऑफ रिएक्टेंट को। यहां पर जो ये P है ये रिप्रेजेंट करेगा हीट ऑफ प्रोडक्ट को। बोलो भैया। और इनके बीच का जो गैप होता है सर, क्या वही गैप डेल्टा H होता है? तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इनके बीच में जो ये डिफरेंस दिख रहा है यही हमको क्या बताता है? डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन बताता है ना? ये सब मैं पहले ही बनवा चुका हूं तुमको। छोटी सी बात पूछेंगे, बस काम खत्म कर देंगे। बताइएगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखकर क्या चीज है जो आप देखकर बता पाएंगे? दुनिया को यह पता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है सर। मेन बात बताइएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या मामला तय है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड। इसका मीनिंग सर क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इसका मतलब रिएक्शन के होने का चांस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है भैया, ये वैल्यू कम है ना, यानी कि चाहता है कि रिएक्टेंट से किस में चला जाए? प्रोडक्ट में चला जाए। तो ये उतार लीजिएगा। और एक बात, अगर कोई कहे कि रिएक्शन हो रही है और वो यहां लिख दे कि रिएक्टेंट से बन रहा है साहब, क्या ये दो एरो बना दे ऐसे, और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें से कौन सा वाला रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेज चल रहा होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसा? फास्ट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट स्लो। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पीछे ज्यादा लगेगी तो यहां से कम आदमी चढ़ के आ पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना। सेम काम आप किसके लिए करके लाएंगे? बोलिए। एंडोथर्मिक के लिए। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? तो याद रखिएगा, यही सेम काम आप करेंगे, वहां डेल्टा H पॉजिटिव लेके करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ रिवर्स बनेगा। सॉरी, इसी ग्राफ को पलटा दीजिएगा। जब रिवर्स करेंगे तो प्रोडक्ट ही मत लिख देना इधर, यहां रिएक्टेंट ही रहेगा, उधर प्रोडक्ट रहेगा, और आप इसको कर लेंगे। क्लियर है मामला? कल आप सभी लोगों को एनसीईआरटी लानी है केमिकल काइनेटिक्स वाली, यानी क्लास 12 पार्ट 1। बोलो भैया। जरूर लेके आइएगा, क्योंकि उसमें कोलिजन थ्योरी के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं एक बार पढ़वा देंगे तो शांति मिल जाएगी तुम। क्लियर है?